दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली प्रिया और दक्षिण दिल्ली के फार्म हाउस में रहने वाली अनन्या की दोस्ती कॉलेज के पहले दिन से ही शुरू हुई थी। दोनों एक दूसरे की सच्ची साथी थी। यार, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तेरे बिना एक दिन भी नहीं कट सकता। प्रिया, हम हमेशा साथ रहेंगे, प्रॉमिस। पर जैसे जैसे समय बीता दोनों में बदलाव आने लगा। प्रिया अनन्या के घर जाकर उसकी लग्जरी देखकर अपनी गरीबी को लेकर कॉम्प्लेक्स महसूस करने लगी। अनन्या, तेरे पास सब कुछ है, बड़ा घर, कार, महंगे कपड़े। मैं तो बस सपने ही देख सकती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। अरे यार, तेरे घर में जो प्यार है ना, वो मेरे घर में नहीं है। तेरे माँ पापा कितना केयर करते हैं, मेरे घर में सिर्फ पैसे की बात होती है। समय के साथ प्रिया के मन में पैसे की चाह बढ़ती गई, जबकि अनन्या सादी जिंदगी की तलाश में थी। दोनों एक दूसरे के घर की खुशियों को देखकर अपनी जिंदगी में कमी महसूस करती थीं। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों की शादी की बात चलने लगी। बेटी, शर्मा जी के लड़के अमित से तेरी शादी तय हो गई है। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। माँ, सच में? अब मैं भी अनन्या जैसी अमीर बन जाऊंगी? उधर अनन्या के घर में भी रिश्ते की बात चल रही थी। अनन्या, तुम्हारी शादी गुप्ता जी के लड़के राहुल से हो रही है। सादा लड़का है, टीचर है। लेकिन माँ। कोई लेकिन वेकिन नहीं, हमारा बिजनेस डूब गया है, अब मजबूरी है। शादी से पहले दोनों दोस्तों में अजीब सी दूरी आने लगी। प्रिया को लगता था कि अब वो अनन्या से ऊपर हो जाएगी, जबकि अनन्या को डर था कि प्रिया उसे छोड़ देगी। वहीं शादी के बाद अमित और प्रिया में एक अलग घमंड था, अपने पैसों को लेकर। देखो प्रिया, अब तुम एक अमीर घर की बहू हो, मेरी इज्जत का ख्याल रखना। महंगे कपड़े पहनो, जेवर पहनो। हाँ जी, अब तो मैं भी अनन्या जैसी अमीर हूँ। अनन्या कौन? अरे हाँ, वो गरीब लड़की। अब उससे दूरी बनाकर रखना। शादी के बाद राहुल और अनन्या का रिश्ता बहुत प्यार और सम्मान के साथ शुरू हुआ। अनन्या, मुझे पता है तुम अमीर घर से आई हो, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखूंगा। राहुल, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, पैसा नहीं। शादी के बाद 6 महीने बाद भी प्रिया अब एक बड़े घर में रहती थी। अमित उसे हमेशा अमीरी दिखाने को कहता था। दूसरी तरफ अनन्या छोटे से फ्लैट में राहुल के साथ खुश थी, जो उसका बहुत ख्याल रखता था। देखो, कल पार्टी में सबसे महंगी साड़ी पहन कर जाना, लोगों को पता चले कि हम कितने अमीर हैं। हाँ जी, मैं अनन्या को फोन करके दिखाती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। आज मेरी तनख्वाह आई है, चलो बाहर खाना खाते हैं। राहुल, मुझे तुम्हारे साथ घर का खाना भी अच्छा लगता है। हेलो अनन्या, मैं आज 50,000 की साड़ी लेकर आई हूँ। तू कैसी है और जीजा जी कैसे हैं? वाह प्रिया, बहुत बढ़िया। मैं ठीक हूँ यार, राहुल भी बहुत अच्छे हैं। अरे अच्छा है तो ठीक है, पैसा तो नहीं है ना उसके पास, लेकिन कोई बात नहीं, प्यार ही सब कुछ है। चलो आओ घर किसी दिन। अब अनन्या प्रिया के घर पहुंची तो प्रिया का रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। आजा अनन्या, बैठ। देख, ये मेरा नया ड्राइंग रूम है, 5 लाख का सोफा सेट है। अरे हाँ, तेरे घर का क्या हाल है? सुना है छोटा सा फ्लैट मिला है। हाँ प्रिया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, राहुल बहुत अच्छा है। अच्छा है तो ठीक है, पैसा तो नहीं है उसके पास। अनन्या को प्रिया के शब्दों से गहरा दुख हुआ। वो चुपचाप घर चली गई। वहीं 1 साल बाद अमित के व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। घर का सारा सामान बिकने लगा। अमित का रवैया प्रिया के साथ बदल गया। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे बदकिस्मती ला कर दी है। मैंने क्या किया है? मैं तो सिर्फ। चुप रहो। दूसरी तरफ राहुल की मेहनत रंग लाई और उसे प्रमोशन मिल गया। अब अनन्या की स्थिति बेहतर हो गई थी। अनन्या, मुझे प्रमोशन मिल गया, अब हम बेहतर घर में शिफ्ट हो सकते हैं। राहुल, मुझे प्रिया के लिए चिंता हो रही है। सुना है उसके घर की हालत खराब है। तो चलो उससे मिलते हैं, दोस्त मुश्किल में काम आते हैं। अनन्या, मैं बहुत परेशान हूँ। घर का सारा सामान बिकने के लिए रख दिया गया है, पता नहीं क्या होगा। प्रिया, तू परेशान मत हो, मैं हूँ तेरे साथ, ठीक है? देख, मैं आती हूँ तेरे से मिलने। जब अनन्या प्रिया के पास पहुंची तो उसने देखा कि प्रिया का घर बिल्कुल खाली हो गया था। प्रिया बहुत दुखी थी। मेरी दोस्त प्रिया, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर। अनन्या, अमित मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करता है, कहता है मैं बदकिस्मत हूँ।
प्रिया, ये तो गलत है। राहुल कहता है मुश्किल वक्त में पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। भाई, ये वक्त आता जाता रहता है, प्रिया का क्या कसूर? मुझे पता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं परेशान हूं। यार, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया था। पैसा आने के बाद मैं तुझे भूल गई थी। पुरानी बातों को भूल जाओ प्रिया, अब हम दोनों एक साथ हैं। राहुल और अनन्या ने प्रिया और अमित की मदद की। धीरे धीरे अमित का व्यवहार भी सुधर गया। भाई, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दिला सकता हूं। राहुल, तुम सच्चे दोस्त हो। प्रिया, मुझे माफ कर दो। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। यार, आज हमारे बिजनेस की 5वीं सालगिरह है। कितना कुछ बदल गया है ना। हाँ प्रिया, अब हम दोनों ने सीख लिया है कि स्टेटस और पैसा इंसान को बदल देता है, लेकिन सच्चे रिश्ते हमेशा साथ निभाते हैं। सही कहा, मुझे अपनी गलती का आज भी एहसास है। तू हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहेगी। आज दोनों सहेलियां एक साथ खुश हैं। उन्होंने सीखा था कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते हमेशा साथ निभाते हैं। पैसा और स्टेटस इंसान को बदल देता है, लेकिन सच्चे रिश्ते जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हैं। कोकिला अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करवा ही रही होती है। वहां कोकिला के आस पड़ोस की औरतें भी मौजूद होती हैं। बहू, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। कोकिला की बात सुनकर कोकिला की नई नवेली बहू सुमन कलश को फुटबॉल बना देती है और वो कलश जाकर सीधे आंगन में बैठे चाय पी रहे सुमन के ससुर शंकर को जाकर लगती है। अरे बाप रे, किसकी फूटी? अरे अरे, बुढ़े का सर फोड़ दिया बहू ने तो आते ही। बहू, तुझे कलश गिराने को कहा था, उड़ाने को नहीं। इसे कहते हैं पहली बॉल पर पहला चौका। अब तो घर में तेरे ऐसे चौके छक्के लगते रहेंगे। क्या कर रही हो सुमन? पापा का सिर फोड़ दिया तुमने। क्या करती? मुझे कहा गया कि कलश को मारो तो मैंने लात मार दी। कोकिला अब अपनी बहू को घर में लेकर आती है और उसे उसका कमरा दिखाती है। लेकिन कोकिला अपनी बहू के स्वागत से थोड़ी सी परेशान हो गई थी कि उसने अपने बेटे के लिए सही बहू चुनी भी है या नहीं। अजी, आप ठीक तो है ना? मुझे तो लगता है अब मेरे उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। मैंने तो पहले ही मना किया था, थोड़ा देख परख लो लड़की को। अरे मैं ठीक हूं, अपना मुंह बंद रखो, नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे। सुमन के स्वागत से ही सारे घर वाले डरे होते हैं। वहीं दूसरे दिन रसोई की रस्म में सुमन को छोले भटूरे बनाने के लिए कहा जाता है। आज तेरी पहली रसोई की रस्म है तो तू खाने में छोले भटूरे बना ले। अरे जरा बहू से पूछ लो, उसे खाना बनाना आता भी है या नहीं। पूछना क्या है? याद नहीं, जब हम बहू को देखने गए थे तो बहू ने कितने लजीज पकवान बनाकर रखे थे। जलेबी, समोसा, लड्डू और न जाने क्या क्या। अब सुमन अपनी सास की बात सुनकर किचन में जाकर खाना बनाती है और कुछ देर बाद ही वो सभी के लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने के लिए लगा देती है और सभी एक साथ खाने के लिए बैठते हैं। कैसा बनाया है बहू ने छोला भटूरा? क्या हुआ, मुंह क्यों बना रही हो तुम? खाकर देखो, खुद तारीफ करने का मन करेगा तुम्हारा। शंकर जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालता है वो उस निवाले को उगल देता है और खांसने लगता है। अरे क्या हुआ आप दोनों को? कितने अच्छे फूले फूले भटूरे तो बने हैं। रुको, मैं ही खाकर बताता हूँ। बिरजू भी जैसे ही छोले भटूरे खाता है वो भी समझ जाता है कि छोले भटूरे तो बस नाम के हैं। ना तो छोले में मिर्च नमक था और ना ही भटूरे में कोई स्वाद। मुझे पता नहीं था बहू तू इतना गंदा खाना बना लेती है, हैं? और जब उस दिन हम तुझे देखने गए थे तो वो सब किसने बनाया था? वो मम्मी ने बनाया था। इसका मतलब तेरी माँ भी हमें धोखा देती रही। वाह, क्या बात है। कोई बात नहीं बहू, कोकिला तुझे खाना बनाना सिखा देगी। क्यों नहीं, मैं तो मास्टर शेफ हूँ। अब पूरी जिंदगी से खाना बनाना ही सिखाती रहूंगी तो इसे ब्याह कर यहाँ लाया क्यों था? अपने ससुराल वालों के मुंह से खुद के खाने की बुराई सुनकर सुमन की आंखों में झरझर आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अब पीछे से बिरजू सुमन को मनाने पहुंचता है। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे खाना बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम सीख लेना। क्या हुआ अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो? बिरजू सुमन को जैसे तैसे चुप कर आता है और अपनी माँ और पिता को दोबारा उसे कुछ भी ना कहने के लिए कहता है। अब अगले दिन सुमन अपनी सास के बताए अनुसार खाना बनाती है, लेकिन वो खाना भी बेहद घटिया होता है। लेकिन सभी उस खाने की खूब तारीफ करते हैं। जब सुमन उस खाने को खाने बैठती है तो वो खुद से कहती है,
कल तक जो ससुराल वाले मेरी बुराई कर रहे थे, आज उन्हें ही अपने हाथों का गंदा खाना खिलाकर उनके मुंह से तारीफें निकलवा रही हूँ मैं। कैसे दिन आ गए हैं, गंदा घटिया खाना खाने के बाद अपनी पत्नी की तारीफ करनी पड़ रही है। साथ साथ मेरे माँ बाप भी इसके गुणगान गाने को मजबूर हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो ये तो मरने की धमकी देती रहती है। चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाऊंगी या किसी समुद्र में छलांग लगा दूंगी। हे भगवान। पूरा घर सुमन के हाथों का बना खाकर परेशान था, क्योंकि सुमन के हाथों में बिल्कुल भी स्वाद नहीं था, बल्कि उसे कोकिला अच्छे से खाना बनाना बता रही थी। तब भी वो अच्छे से खाना सीख नहीं पा रही थी और ना ही बना पा रही थी। एक रोज सुमन के घर उसकी माँ उमा आती है। माँ, अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आपको काफ़ी समय से बहुत मिस कर रही थी। मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी, तभी तो मैं तुझे मिलने चली आई। उमा कोकिला और उसके परिवार से घुल मिल जाती है। देर शाम सुमन सबके लिए खाना बनाती है। सभी उस खाने को खाकर सुमन की खूब तारीफ करते हैं, लेकिन उमा को उस खाने में ज़रा भी स्वाद नहीं आता। समधन जी, सचमुच आपको ये खाना पसंद आ रहा है, लेकिन इस खाने में तो स्वाद बिल्कुल भी नहीं है। समधन जी, आपको सारी बातें बताऊंगी। फिलहाल तो आप भी खाना खाकर अपनी बेटी की तारीफ कर दें तो ठीक रहेगा। अब कोकिला अपनी समधन उमा को सारी बातें बता देती है और उमा अब अपनी बेटी को सबक सिखाने का मन बनाती है। क्या बात है बेटी, तू तो खाना बनाना सीख गई है। मैंने तो सोचा था तू अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी। सचमुच आपको खाना पसंद आया माँ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा खाना बनाया तूने। अब अगली सुबह जब सुमन खाना बनाने किचन में जाती है, तभी वहाँ कोकिला और उमा पहुँचती हैं और सुमन को किचन से जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि आज खाना उमा और कोकिला बनाने वाले थे। क्या बात है, आज सूरज लगता है पश्चिम से निकला है। अपनी भाग्यवान के हाथों का खाना खाकर और समधन के हाथों का पानी पीकर मजा ही आ जाएगा। पिताजी जरा कंट्रोल कीजिए, यहाँ और भी लोग बैठे हैं। मैं तो बस तारीफ कर रहा था। अब उमा और कोकिला खाना बनाती हैं और कुछ देर बाद दोनों सभी को खाना टेबल पर लगा देती हैं। उसमें सुमन भी शामिल थी। और जब सब खाना खाते हैं तो किसी को भी खाना पसंद नहीं आता और सबसे पहले सुमन चिल्लाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आप इतना गंदा खाना तो कभी नहीं बनाती थी, तो आज आपके हाथों को क्या हुआ है जो ऐसा खाना बनाया आपने? क्यों, तुझे ये खाना गंदा लग रहा है? और पिछले कई महीनों से जो तू अपने ससुराल वालों को घटिया खाना खिला रही है, उसका क्या? जिसमें नमक मिर्च स्वाद का तो पता ही नहीं है, और ऊपर से तो उन्हें ब्लैकमेल भी तू कर रही है कि अगर उन्होंने तेरे खाने की बुराई की तो तू अपनी जान दे देगी। माँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे आज एहसास हुआ कि पिछले कुछ महीनों से ये कैसा खाना खा रहे हैं। मैंने तो सोचा था तू ससुराल जाकर सुधर जाएगी। तेरी सास ने भी तुझे खाना बनाना सिखा दिया, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। तू ये खाना इसलिए बना रही थी ना ताकि तुझे कोई खाना बनाने के लिए ना कहे, लेकिन तेरी सास ने मुझे दूसरे दिन ही बता दिया था कि तू चाहती क्या है। बहू, हम तो बस तेरी खुशी के लिए खाना खाते रहे, लेकिन तूने भी इसका बहुत फ़ायदा उठाया। हमें दिन ब दिन ऐसा खाना खिलाती रही जो हमारे गले से नीचे उतर ही नहीं रहा था। मुझे तो बहू के हाथों का खाना खाकर लिवर किडनी की बीमारी हो गई है। पेट में इतना दर्द होता है कि क्या बताऊं समधन जी। अगर तू अब भी नहीं सुधरना चाहती तो तेरा इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। ये घर तुझे कितना सपोर्ट कर रहा है और तू इस घर को, इस घर के लोगों को ब्लैकमेल कर रही है अपने इमोशन से। हाँ, ये गलत है सुमन। सुमन को अपनी माँ की बातों का एहसास होता है और वो अपने ससुराल वालों से माफ़ी मांगती है और उस दिन के बाद से फिर कभी जानबूझकर ऐसा घटिया खाना नहीं बनाती जो किसी के गले से नीचे ना उतरे, बल्कि वो खाना बनाने के लिए पूरी की पूरी जान लगा देती है और उसे अच्छे से सीखने की कोशिश भी करने लगती है और कुछ दिनों में उसे ढंग का खाना बनाना भी आ जाता है।